अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम अक्सरियत के साथ पास हो गई है और आइनी अदालतें जो हैं वो अब कायम की जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आइनी अदालत का हल्फ भी ले लिया है। वो पहले चीफ जस्टिस होंगे आइनी अदालत के और 6 मज़ीद जजेस जो हैं उनकी तकर्री कर दी गई है। अब ये आइनी अदालत के क़याम के बाद अब क्या मंजरनामा बनेगा, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब इसी तरमीम को लेकर अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने वजूहात यही बताई हैं कि ये गैर आइनी है और इस बिना पर उनकी जानिब से इस्तीफ़े इरसाल किए गए हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। 27वीं आइनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात एक दफ़ा फिर सर उठा रहे हैं। इस्लामाबाद और बाना में जो वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए उसकी वजह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनमें मज़ीद कशीदगी बढ़ती जा रही है। भारत जो एक तरफ अफ़गानिस्तान की पुष्पनाही कर रहा है ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाया जा सके, ऐसे में पाकिस्तान ने भी कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा। अगर भारत और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं तो पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान जो कि हर महाज पर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहें उबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताया जा रहा है कि ज़ेरे समंदर 23 नए तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की मंजूरी दे दी गई है और कई ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर तलाश करने में पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में रोजगार के मौका बढ़ेंगे और पाकिस्तान मुआशी लिहाज से स्टेबल होगा। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम पास हो गई है, आइन का हिस्सा बन गई है और ऐसे में अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा, जबकि 2 सीनियर तरीन जजेस ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं। तो इस तमाम तर सिनेरियो के बाद अब इस आइनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। मियाँ रऊफ़ अता, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ रऊफ़ अता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आइनी तरमीम जो कि आइन का हिस्सा बन चुकी है, आइनी अदालतें बन चुकी हैं, अब इस आइनी अदालत का और 27वीं आइनी तरमीम का फ्यूचर क्या देखते हैं? जब ऐसे सिनेरियो में जब जजेस की जानिब से इस्तीफ़े भी आ जाए, फिर अपोजिशन कहे कि हम एहतजाज करेंगे, तो क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जब 26 तरमीम का लाने का अमल शुरू हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने एक मशावरत का अमल शुरू किया और ये काफ़ी दिनों तक मशावरत होती रही। तो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने पार्लियामेंट में 26 तरमीम पेश करने से पहले इस बात पर इतफाक़ किया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील पे वो रजामंद हुए। बहरहाल पार्लियामेंट में 26 तरमीम पास होगी, पास होने के बाद आइन का हिस्सा बन गई और आइन का हिस्सा बनने के बाद उसी पार्लियामेंट के तनाजुर में उस पर अमल दरामद करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो क़याम अमल में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना फंक्शन शुरू किया, लेकिन उसके सामने दोबारा फिर वही सियासी मुकदमात उसके सामने आए। उस 3-4 सियासी मुकदमात ने तकरीबन उसमें कुछ 100 समातें हुई हैं और सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है उसमें तकरीबन 50 समातें हुई और जो रिजर्व सीट वाला था उसमें मकसूद शिश्तों वाला जो था उसमें 17-18 उनकी समातें हुई। 40% वक़्त उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ने सर्व किया वहाँ पर। लेकिन उसके जो 26 तरमीम का जो उसके लाने का मकसद यही था कि चूँकि जो रेगुलर केसेस हैं उनकी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, अदालत उज़्मा में, उसमें कमी नहीं आ रही थी। लेकिन ये जजेस पहले आके सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठते, जब सारा वक्त वहाँ सर्व करने के बाद जब ये रेगुलर को कोर्ट करते तो वक्त ख़त्म हो चुका था। बजाय पेंडेंसी बढ़ने के उस पेंडेंसी में इजाफा होना शुरू हुआ। तो दोबारा जब पार्लियामेंट के जो बैठे हुए अहबाब हैं उनके अराकीन ने उन्होंने देखा कि नहीं, इसलिए वो मकसद करने में नाकाम हो गया। मियां अता साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आपने बयान किया, अब ये जो आईनी अदालत है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के मुतवाजी एक नई अदालत होगी या सुप्रीम कोर्ट के का हिस्सा होते हुए उसके अंडर ये काम करेगी? ये जरा बता दें।
नहीं नहीं, ये देखिए, ये नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अलहदा कोर्ट होगी। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो ही उसको हेड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो एक अलहदा होगा। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है जिसके अंदर चारों सूबों को नुमाइंदगी दी गई है वहां पर। इसमें सिर्फ वो मामला आएंगे जिसमें आइन की तशरीह दरकार हो, या ऐसे मामला जिसमें question of public importance with reference to the enforcement of the fundamental rights, वो केसेस यहाँ पर आएंगे। इसमें इसकी एडवाइजरी थोड़ी जुरिडिक्शन होगी, या हुकूमतों के दरमियान कोई ऐसे मामला है वो मामला आएंगे, या सदर पाकिस्तान किसी मामले पे कोई राय लेना चाहता हो तो वो अपनी राय के लिए एक रेफरेंस यहाँ पर भिजवा देंगे। ये इसका जुरिडिक्शन ये किया। मियां साहब ये मामला तो क्लियर हो गया। अब एक और बात भी क्लियर कर दें कि जैसे आपने ये फरमाया कि आईनी बेंच बनने के बावजूद भी उस तरह से मसाइल हल नहीं हो सके थे और पेंडेंसी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, तो अब क्या ये आईनी अदालत के क़याम के बाद तमाम मामला जो हैं आईनी वो सुलझा लिए जाएंगे? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो आईनी मसाइल हैं वो भी ये अदालत हल करवा देगी? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या आप समझते हैं बतौर कानूनदान के कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे अमूर होंगे, दूसरे मुकदमात हैं, वो पहले की निस्बत जल्दी निपटाए जाएंगे? जी, मेरे नजदीक तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो तजर्बा दुनिया के इस वक्त 70 ममालिक में कामयाब है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोई दुनिया में पहली दफा ये वहां पे हो रहा है। और इसमें जो मखसूस जो केसेस हैं, सिर्फ जो मैंने पहले आपको जिक्र किया जो इसकी जुरिडिक्शन में आते हैं, वो उम्मीद है कि ये जजेस जो हैं तेज रफ्तारी से इसको करेंगे। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ये अपने मुकदमा निपटाने में नाकाम रहती है, या आप जैसे आपने कहा कि मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी मुकदमात के हवाले से, अगर उसमें ये फरीक बनती है तो मेरे नज़दीक फिर इसका अंजाम भी कोई अच्छा नहीं होगा, लोगों का इसमें एतमाद उठ जाएगा। लेकिन इसको कबल अज वक्त ये महिला फाइटी का या बदनीति का उनके साथ एट्रीब्यूट करना ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है वहां पर दीवानी नौयत के और फौजदारी नौयत के तमाम मुकदमात में अभी बेंच बन जाएंगे, और उम्मीद है कि वो भी तेज रफ्तारी से साइलिन को इंसाफ की फराहमी तेजी से जारी रहेगी। लेकिन सर यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है मियां साहब कि अगरचे बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जैसे 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब ने अपने इस्तीफे दिए हैं, जबकि मखदूम अली खान ने भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से जो इस्तीफा दिया। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह यही है या उसके पीछे कुछ सियासी अमूर भी हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो जस्टिस मंसूर शाह साहब मेरे ज़हन में इन इस्तीफे देना उनका एक राइट है। वो देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट में वो काम नहीं कर सकते तो उन्होंने इस्तीफे दे दिया। कोई इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है कि वो इस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, कोई भी शख्सियत जो है वो किसी भी इदारे के लिए नागुज़ीर नहीं है। हमें इदारे के ऊपर जो है उसकी मजबूती के लिए काम करना है। उन दो के अलावा भी वहां पर 24-25 जजेस बैठे हुए, क्या वो जजेस नहीं है? क्या वो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है? क्या उनका लीगल अक्यूमेंट नहीं है? क्या सर अगर सीनियर तरीन जजेस अगर इस्तीफे देंगे, आपको लगता है कि जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये आइन पर हमला है, ये गैर आइनी है इस किस्म की तरामीम करना। फैसल वावडा साहब ने तो ये भी इशारा कर दिया है कि मज़ीद जजेस भी जो हैं वो इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, मज़ीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। तो ऐसे माहौल में आपको लगता है कि 27वीं आइनी तरमीम का मुस्तकबिल कुछ अच्छा होगा आगे जाके? नहीं, मेरा ख्याल अभी कोई जो इस्तीफे को उनका कहना है ये थोड़ा अगर माजी की थोड़ी सी अदलिया की तरफ चले जाए, वहां पर माजी में बहुत ज्यादा जुडिशियल ओवर रीच हुआ है, बड़ी जुडिशियल इंक्रोचमेंट हुई है और एग्जेक्टिव के मामला में बेजा मुदाखलत हुई है। अगर उन वाकयात का मैं पूरे सीरीज के साथ तज़किरा करूँ तो बहुत सारा टाइम ले लेगा। ये उन चीज़ों की वजह से आज ये 27वीं तरमीम जो है ये पार्लियामेंट में आई है। अगर जजेस जो है अपनी बाउंड्री के अंदर रहते, जो ट्रैकेटोमी ऑफ द पावर का जो एक असूल है, जो अख्तियारात की तकसीम का जो असूल है, आइन ने जो वजह किया, अगर उसके अंदर रहते अदलिया काम करती तो ये नौबत आज तक यहाँ तक ना पहुँचती। देखें मुशर्रफ के दौर को किसने इख्तियार दिया कि आइन में तरमीम करे?
क्या उस वक्त के जजों को पूछा गया कि आपने किस आइन के तहत दिया गया था, अख्तियार दिया था? नामा लीग्स में क्या उस वक्त के जो जजेस थे, जो उस वक्त का चीफ जस्टिस, उसके लाइकमेंट जजेस को यह अख्तियार था कि वो इसमें एक निगरान जज मुकर्रर करते, वो टाइम लिमिट उसमें मुकर्रर करते, वो डेली की बुनियाद पे वहां से एग्जेक्टिव से पूछते कि इस केस में क्या इसमें पेशरफ्त हुई है। ये बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनका तस्करा करेंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी। ये उस वजह से आज ये चीजें उस इंजाम तक पहुंची है। इसलिए 27वीं तरमीम जो है ये लाई गई है, ये सिर्फ अदलिया की जुडिशियल इंक्रोचमेंट की वजह से, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से। मियां साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है, हम आपके जो ख्यालात हैं उनकी कदर करते हैं, लेकिन मसला ये है कि नजरिया जरूरत जो था वो भी तो इन जजों ने हमेशा किया, और अब इस्तीफों में जो मतन आपने इस्तीफों का देखा है, जो जुबान इस्तेमाल की गई है, तो राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि उनकी जुबान से सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया है। क्या आप भी यही समझते हैं कि जजेस जो है हमारे अदलिया में लोग जो है वो सियासी एजेंडों पे काम कर रहे हैं? देखिए, अगर यही जजेस जो हैं आइन में जो इनका ओथ का इनको जो ओथ का यानी पाबंद किया जाए, जो कोड ऑफ कंडक्ट इनको दिया गया है, अगर उसके अंदर रह के काम करते, मैं ये कहता हूं कि इनको ये इस्तीफों की नौबत नहीं आती। लेकिन ये इस तरह के जो खतूत लिखना, ये सिर्फ पब्लिक पजीराई के लिए लिखे जाते हैं, पब्लिक अटेंशन के लिए लिखे जाते हैं, ताकि लोगों में हमारी पजीराई आए। ये जो है एक अजीब किस्म की सूरत हाल है कि वो जो टिकर चले उसमें टीवी पे, ये चीज़ों की वजह से ये सारे चीज़ें इनको हजम नहीं हो पा रही। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है वो पार्लियामेंट से हुआ है। अभी पार्लियामेंट ने के साथ मैं इसको बदनीति का तो नहीं कह सकता, वहां पर बाहर आने वाला वक्त इसको बताएगा कि फेडरल सर, आपको लगता है कि इस्तीफों को सियासी रंग देना कि ये भी सियासी अमल का हिस्सा है, ये दुरुस्त इकदाम है? सर गवर्नमेंट ने तो कोई रेफरेंस दायर नहीं किया इनके अगेंस्ट। अगर तो ये बाकी सियासी लिहाज से कुछ इस किस्म की कुछ कर रहे थे तो कुछ ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, कोई सियासी कोई रेफरेंस लेकर आती गवर्नमेंट फिर? जी देखिए, सियासत की ये भी एक शक्ल है उसमें ना, हर एक चीज की अपनी ये भी एक सियासत की एक शक्ल है कि उसने इसको अपने एक इस्तीफे के अंदर इतनी सारी बातों का इजहार करना, अगर उसके साथ माजी का भी इजहार कर देते कि अदलिया के माजी में क्या यानी तर्ज अमल रहा है इंसाफ की फराहमी के हवाले से, तो यकीनन शायद उनको ये खतूत इतना लंबा ना लिखना पड़ता। बहरहाल उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। बाकी 24 जजों ने जो वहां पर मौजूद है उन्होंने ये इसको साहब ये फरमाइएगा कि लाहौर हाईकोर्ट बार ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अगर वो लाहौर हाईकोर्ट बार इस पे इस तरह से चैलेंज करती है तो कोई ऐसा इकदाम आप समझते हैं कि कामयाब हो सकता है पार्लियामेंट में? जो आईनी तरमीम मेरे नजदीक जो है ना, देखें ये भी ये जो चूंकि ये मामला जो है इसको जो अगर चैलेंज भी करना हुआ तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ही चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो अख्तियार ही नहीं है अभी, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार नहीं, चूंकि जो आईनी मामला से रिलेटेड है, जो पार्लियामेंट के पास करता जो तरमीम है, ये आइन की तशरीह से मुतल्लिक है। इसकी जो तरमीम अगर चैलेंज भी कोई करना चाहेगा तो उसके लिए उसका जो फोरम बनता है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही बनती है। वहीं पे इसका केस कोई पिटीशन फाइल की जा सकती है। ठीक है, अब देखना यह है कि इसका क्या फ्यूचर होता है। मियां रऊफ अता, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। शुक्रिया सर आपका। इमरान साहब आपसे जानेंगे, ये सारा मामला मखसूस नशिस्तों से शुरू हुआ और उसके बाद एक डिनर मुनाकिद किया गया था जिसमें हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, और आपको पता है कि इलेक्शन के बाद जब ये कहा जा रहा था कि मैंडेट चुराया गया है, इस किस्म की मुख्तलिफ तरह से महाजराई हो रही थी, तो ये कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अदालत खामोश नहीं रह सकती, अदालत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस किस्म के उनके अल्फाज थे। लेकिन उसके बाद फिर जो मामलात पेश आए, 26वीं आईनी तरमीम आई, 27वीं आई, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, तो ये आपको क्या लगता है कौन सियासत की भीड़ चढ़ा है? इस पर जरा रोशनी डालिएगा, आपकी क्या राय है? देखिए जरा, मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूँ कि सियासत के भेंट वही लोग चढ़ते हैं जो सियासत में आते हैं, जो खुद अपने किरदारों में, अपने अमल में सियासत को लेके आते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान है, देखें ये
अदलिया में सुप्रीम कोर्ट का जज होना एक बड़ी ही फख्र की बात है और बड़ी इज्जत की बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसकी हैसियत आप अगर कानूनी लिहाज से देखें तो बड़ी अहम बनती है। लेकिन क्या यहाँ पे हमें जो आपने जो इतना लंबा माशाल्लाह से सवाल किया है उसके जवाब में मेरा इंतहाई मुख्तसर सा जवाब सिर्फ ये है कि क्या हमारे जज साहिबान जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देते रहे? क्या ये सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते रहे? क्या ये सियासी मामलात को उस तरह से नहीं लेके चलते रहे? क्या उस अंदाज में देखिए पार्टियों का मौकफ को पेश करना या पसंद या नापसंद की बुनियाद पे फैसले करना, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की काबिलियत पे कोई शक नहीं, लेकिन उनका केस एक जाती नौयत का है क्योंकि वो ये समझते थे कि उनका हक था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना और उनको नहीं बनाया गया, उनकी जगह या अफरीदी साहब को बना दिया गया। तो कोई भी इंसान हो उसको इस बात का रंज तो होता है क्योंकि ये एक प्राइड की बात है, इंतहाई प्राइड की बात है कि आईनी तौर पे ये बहुत अहम होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो ये मामला बड़ा क्लियर था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जज साहब जो हैं वो भी जिस तरह से सियासी जमातों को लेके या शख्सियात को लेके फैसले सुनाते रहे हैं और नजरिया जरूरत को जिस तरह से प्रमोट किया जाता रहा, वो भी एक लम्हा फिक्रिया है। होना तो ये चाहिए कि जुडिशली हो आपकी या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्जेक्टिव हो, सबको अवाम के लिए सोचना चाहिए और अवाम के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, देखना यह है कि इन तब्दीलियों के बाद आगे जा होता है, क्या इन जजेस के इस्तीफों को सियासत से नथी करना क्या एक दुरुस्त इकदाम है? और आगे जाके फैसल वावडा साहब जो कि कह रहे हैं कि और भी इस्तीफे आने वाले हैं, तो आगे क्या होता है, आगे का मंजरनामा क्या बनता है, वो देखना होगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सरहद पार से दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, पाकिस्तान का अगला लाहे अमल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में एक दफ़ा फिर शिद्दत आ गई है। ऐसे में माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके क्रिटिकल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी जो है वो एक्टिवली पाकिस्तान को निशाना बना रही है और इसमें अफ़गानिस्तान और भारत का हाथ है, सबको पता है। तो क्या लगता है पाकिस्तान को क्या इक़दामात करने चाहिए दहशतगर्दी के अगेंस्ट? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मिस मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो जो है ना जी, अनफॉर्चुनेटली पिछले बहुत सारी दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और हम मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लाखों जाने, बिलियंस ऑफ डॉलर, सारा कुछ चला गया। लेकिन ये दहशतगर्दी का नासूर जो है वो हमारे मुल्क से निकल नहीं रहा और उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हुआ है, इसकी इंसर्शन जो है वो बाहर से हो रही है। जब बाहर से कोई चीज़ आती है, ये ऐसी है कि जैसे बाहर कोई डैम बना और उसकी नहरें निकली हुई हैं और हर थोड़ी देर बाद उन नहरों से पानी खोल दिया जाता है। 6-7 क्रॉसिंग प्लेसेस हैं, 6-7 नहरें हैं, उन सब से वो जो टेररिस्ट हैं वो आ रहे हैं। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद सारे सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो मुल्ला अब्दुल्ला साहब की ज़ेर कमान इकट्ठे हो गए और उन सबको पाकिस्तान में भेजा जाएगा। करना क्या है जी? आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जी। इसके 3-4 चीज़ें हम कर सकते हैं। पहले अपने मुल्क से शुरू करते हैं। अपने मुल्क में हमें होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। जब होल ऑफ नेशन अप्रोच की हम बात करते हैं तो ये कि हमारे एक तो नेक्टा बना हुआ है जी, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बना था APS के अटैक के बाद। तो उन दोनों चीज़ों को मर्ज करके जो जितने भी एजेंसियां हैं, जितने भी इदारे हैं जिन्होंने मिल के टेररिज्म को फाइट करना है, कोई पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, FC है, CF हैं, जितने सारे, उनको इकट्ठे होके यकसू होके एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के उसके अंदर रह के इसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ना है। दूसरा जो है जी, लोग जनरल साहब जी फरमाइए। जनरल साहब, मेरा सवाल इस पे ये साथ ले लें कि ये जो इस्लामाबाद में खूब हमला हुआ है और कचहरी में जो धमाका हुआ है, इनके ये जो गिरफ्तार सूलतकार और हैंडलर ने जो कहानी बयान की है वो यकीनन आपने भी सुनी होगी। तो इससे तो एक बार फिर ये खुल के बात वाज़े होती है कि हमारे यहाँ पे उनके सहूलतकार मौजूद हैं, उनको मुकामी सतह पे भी ताउन जो है वो हासिल है क्या? क्योंकि आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, तो क्या आप नहीं समझते कि APS की तर्ज पर
APS के बाद जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी फोर्स के साथ अमल किया गया था, अब भी इंतहाई जरूरी है कि पूरी फोर्स के साथ ही उस पर अमल किया जाए। जी आप सही फरमा रहे हैं जी, यही मैं अर्ज करना चाह रहा था कि होल ऑफ नेशन अप्रोच जो है ना, पूरी कौम यकजा होगी तो तभी बात बनेगी। जो APS के बाद किया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आपको याद हो, सारी चीज़ों को भुला के हम लोग सारे इकट्ठे हो गए थे। जो कौम है उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जो इलाके के लोग हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने घर छोड़े, कैंप्स में आए, और अफवाज पाकिस्तान ने, बाकी इदारों ने अपनी जानें दी और जानों के नजराने दे के सारे इलाके को क्लियर किया था जी। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच बड़ी ज़रूरी है जी, उसमें पूरी कौम का यकजा होना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ जी कि पूरी कौम का हर फर्द जो है उसने सिपाही बनना है, और हमारे अपने अंदर के जो डिफरेंसेस हैं, हमारे अंदर के जो शकूक व शुबहात हैं, उन्हें निकालना होगा। शकूक व शुबहात इसलिए कहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं सहूलतकारों का, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये समझते होंगे कि हम सही काम कर लें, इन लोगों को पनाहगाहें देंगे। दूसरी वजह जो है वो पनाहगाहें दी जाती हैं या तो गन के ज़ोर पे, ब्लैकमेल के ऊपर जी, या फिर पैसे की लालच में। तो जो भी पनाहगाहें देने वाले हैं वो तो हमारे अपने मुल्क में हैं, और अगर हम पूरी जो अपने ज़ोर से इंटेलिजेंस एजेंसीज सारी की सारी, पुलिस और लोग जो हैं मिल के अगर काम करें तो उन लोगों को हम जड़ से निकाल सकते हैं। जो पुलिस होती है उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। टेक्नोलॉजिकली हम बात तो करते हैं सेफ सिटी की, लेकिन रियल सेंस में हमारी कोई भी सिटी सेफ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली या टेक्नोलॉजिकली सेफ नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए कि जैसे चाइना है, उनके पास बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं सेफ सिटी के, उनसे हमें वॉर फुटिंग पे ये चीज़ें लेनी चाहिए। अपनी ट्रेनिंग में जो कमियां हैं वो दूर करें, अपने जो थाने हैं, जो अपने कचहरियां हैं, जो अपने बाकी ऐसी जगह हैं, चेक पोस्ट है, उन सबको मजबूत करें। लोगों की ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में, हथियारों में कोई फ़र्क है उसको दूर करें। आपस में जो कोऑपरेशन है, कोहिजन है, उसमें जो मसाइल हैं दूर करें। और हमारी कौम के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, सर गुजारिश ये है कि ये तो सारी चीजें हम कर लेंगे, लेकिन इससे भी अहम जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी को कई दफा ये बात वाजे कर चुका है कि देखें, काबुल से यहाँ पे दरअंदाजी होती है, काबुल से यहाँ पे दहशतगर्दों की पुष्टपनाही होती है, काबुल से यहाँ पे खुदकुश हमलावर आते हैं, और फिर भारत जो है वो जिस तरह से अफगानिस्तान की पुष्टपनाही कर रहा है, जिस तरह से दहशतगर्दों की, अफगान तालिबान की फंडिंग हो रही है, तो आप ये नहीं समझते कि आलमी बिरादरी जो है उसको तवज्जो दिलाने के लिए भी पाकिस्तान को कोई ठोस इकदाम करने चाहिए, और फिर आलमी बिरादरी का भी जमीन इस तरह से झंझोड़ा जाए कि वो अमलन इस पे हमारी को मदद करे। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो इमरान याकूब साहब ये है जी कि आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, ज़मीनी निज़ाम कर रहे हैं, जो बाकी सारे सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं। आजकल के ज़माने में कुछ भी छुपाना बेहद मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, इसी वजह से जो आप फरमा रहे थे सबूतों का, कि पाकिस्तान के पास सबूतों की कमी नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो हमारे दोहा में और बाकी जगह पे मुज़ाकरात हो रहे थे, वहाँ पे पाकिस्तान ने वो सारे सबूत, सारी वीडियोस, सारे जो टेक्नोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, कोई फंडिंग ट्रांसफ़र्स हैं, जो टेलीग्राम एक सिस्टम है उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं, बाकी जो भी मीडियम्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के, वो सारे के सारे दिखाए हुए हैं। अभी आते हैं जो हमारी बरादरी है इंटरनेशनल, उसमें कौन लोग क्या कर सकते हैं। टर्की और कतर तो ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहे हैं। चाइना जो है वो काफ़ी हेल्प करता है अफ़गानिस्तान की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। चाइना ने 2-3 दफ़ा में इकट्ठा किया है। चाइना भी एक क्वेश्चन का, एक प्रेशर का काम कर सकता है। इसी तरह ईरान है, इसी तरह टर्की है। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात आती है वो है सऊदी अरेबिया है, और फिर अमेरिका इटसेल्फ। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आप जो फरमा रहे थे उसमें मैं जो समझता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब, चीफ ऑफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो पूरी दुनिया में एक तो ये चीज़ जो है सबके साथ कम्युनिकेट करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनके साथियों से, उनके सेक्रेटरी से, पेंटागन से, स्टेट ऑफिस से ये बात की जाए कि वो प्रेशराइज करें तालिबान को, क्योंकि अमेरिका उनको पैसे देता है हर हफ्ते। सर वो तो सर देखें, बात ये है कि वो तो कर लेंगे, उनसे जरूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आपसे जानना बड़ा जरूरी है कि भारत जो है वो बांग्लादेश और तुर्की को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उनसे नाला इतना एकदम क्यों हो गया?
जी, उसमें 2 रीज़न्स हैं जी, कि बांग्लादेश में पहले तो एक गवर्नमेंट थी जो हमेशा इंडियन लाइन को टो करती थी, उनकी सोच को, उनके एक्शंस को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को, उनकी मिलिट्री पॉलिसी को फॉलो करती थी, टो करती थी। इंटेलिजेंस उनकी जो है वो दोनों कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस मिल के पाकिस्तान के और बाकी कंट्रीज़ के शायद ख़िलाफ़ काम करती थी। अभी एक तो उनको ये परेशानी है, ये दर्द है कि वो सच क्यों बोल रहे हैं। जो टर्की है उसका भी यही है कि टर्की ने जब हमारी टॉक्स हुई, दोहा में हुई, इस्तांबुल में हुई, अभी वो सुन रहे हैं कि टर्किश बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान भी आ रहा है, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया है, सारे सबूत देखे हुए हैं, वो भी नालां हो गए हैं कि भाई ये किस तरह के लोग हैं कि इनके साथ सामने सबूत भी रखे हैं, सारी चीज़ें भी हैं, सारे लॉजिक से समझाया भी है इनको, और किसी बात की तरफ, किसी लॉजिकल बात की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक टर्की भी जो है ना वो भी डिसएंचेंट हो गया इनकी तरफ से कि यार ये कुछ समझ ही नहीं आती, या कोई लॉजिक जो है। सर अब मुज़ाकरात का तो कोई नतीजा नहीं निकला। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि तुर्की, कतर, चाइना, ईरान, सऊदी अरब सब साथ हैं पाकिस्तान के, और वो चाहते हैं कि दहशतगर्दी जैसे वाक़यात जो हैं उनको रोका जा सके। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक तरफ अफगानिस्तान है, भारत अफगानिस्तान की पुष्टपनाही कर रहा है, तो ऐसे में अगर कोई जंग का माहौल बन जाता है, क्योंकि भारत की जानिब से धमकियाँ तो दी जाती हैं और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान से लड़ रहा है, तो अगर कोई जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान एक ही वक्त में दोनों को कंटेन कर सकता है? पहली बात तो जो आपने शुरू में बात की, मिस जैनब, आपने फरमाया कि जी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि वो बात नहीं सुन रहे। मेरे ख्याल में ना एक 2 pronged स्ट्रेटजी है जो सारी कंट्रीज यूज़ करती हैं, और पाकिस्तान बड़े सब्र और तहम्मुल और पेशेंस के साथ यूज़ कर रहा है। प्रोंग हमने सबसे आगे जो रखा हुआ है वो डिप्लोमेसी का है, बातचीत का है, जिरगों का है, भाईचारे का है, मज़हब का है, सारी चीज़ों का है। और सेकंड जो उसका बैकअप है वो है काइनेटिक्स, कि जी अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान फिर जो है फोर्स यूज़ करेगा, क्योंकि जो कंट्री और या जो लोग जो हैं वो ज़बान से या डिप्लोमेसी से नहीं मानते, तो जाहिर है बैकअप जो होती है वो काइनेटिक्स होते हैं, वॉर होती है। लेकिन जैसे जनरल साहब आप खुद भी माशाल्लाह से, आप क्योंकि खुद भी फौज का हिस्सा रहे हैं, खुद आप ये सारे मामले को समझते हैं, तो हमारे जो वफाकी वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो कहा है कि अगर पाकिस्तान को मगरबी सरहद पे अफगान रजीम के साथ और मशरकी सरहद पे भारत के साथ जंग लड़नी पड़ी तो हम तैयार हैं। आप क्योंकि माशाल्लाह से बड़े बाखबर हैं, और जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस और मार के हक में भारत को फेंटी भी लगाई है, आप क्या समझते हैं कि खुदा न हास्ता पाकिस्तान पे कोई इस तरह की चीज थोपी गई तो पाकिस्तान जो है उसका रिएक्शन क्या होगा? फिर तो हमें तो फिर उसका जवाब देना ही पड़ेगा। जी इमरान साहब, मिस जैनब ही क्वेश्चन कर रही थी कि 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो में हम क्या करेंगे। तो जो पहले मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये था, हमारे पास ऑप्शन काइनेटिक्स की कभी भी दूर नहीं होती, और डिप्लोमेसी भी हम करते रहें और कोशिश करते हैं कि जो अफगान अवाम है उनको भी ये बात समझ आ जाए कि उनके ऊपर जो ये नाहक रजीम है, इलिजिटिमेट रजीम है, इसको वो किस तरह उनके खिलाफ खड़े होते हैं। जहाँ तक 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात जो आपने अभी फरमाया और मिस जैनब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह तैयार है जी। पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो, चूँकि आजकल का ज़माना जो है उसमें फ़िज़िकल फोर्सेस भी पाकिस्तान के पास अल्लाह का शुक्र है बहुत हैं। पाकिस्तान के पास रिज़र्व्स भी हैं, पाकिस्तान के पास सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी हैं। पाकिस्तान की कौम जो है वो ऐसी है कि जब खुदा न ख्वास्ता ऐसा टाइम आता है, इकट्ठे हो जाते हैं, बुनियानुल मरसूस रियल सेंस में बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली, फिज़िकली, मॉरली और मोरल वाइज और कौम के जज्बे के वाइज हम जब भी ऐसी कोई बात होगी खुदा न ख्वास्ता तो हम उसके लिए तैयार हैं। अदरवाइज 2 फ्रंट वॉर क्या, अभी तो हम 3 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं ना। 3 फ्रंट इस तरह लड़ रहे हैं कि एक प्रेशर हमारे ऊपर इंडिया की तरफ से है, जनरल साहब आप टेक्नोलॉजी, सर जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैं फिर वही जिक्र करूंगा कि मार के हक में जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जिस तरह से वो पूरी दुनिया ने देखा, और अब देखे अजरबैजान ने हमसे जो है तैयारे भी लिए हैं। आप ये क्या समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान अपनी बढ़तरी जिस तरह से साबित कर चुका है और मजीद इसमें होगा, तो क्या इस टेक्नोलॉजी में चीन हमारी किस तरह से मजीद मदद कर सकता है कि हम
सिर्फ जंगी मास पे नहीं बल्कि जो अंदरूनी मास है दहशतगर्दी का, उस पे भी उस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और चीन के रिलेशंस की है उसमें यह है कि जो आपने कहा चाइना जो है और स्पेशली ये बनियाल मरसूस में पाकिस्तान की जो फतह याबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह फतह मुबीन हुई, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के इस्तेमाल किया। उसके बाद चाइना पाकिस्तान के और नज़दीक आ गया और चाइनीज़ लोग पाकिस्तान के मोतरफ हैं। मैंने 2-3 दिन पहले विक्टर गाओ साहब हैं, एक जो चाइनीज़ थिंकर हैं और पढ़ाते भी हैं बोलते भी हैं, और उनकी स्पीच एक सुनी। मार्गला डायलॉग हुए पाकिस्तान में, अभी इपरी ने करवाया इस्लामाबाद में, तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जिस तरह की भी कैपेबिलिटी होगी चाइना की, चाइना विल बी मोर देन विलिंग टू शेयर विद पाकिस्तान। जहाँ तक आज़रबाईजान का ताल्लुक है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, हो सकता है कुछ अरब कंट्रीज़ भी हों जो पाकिस्तान से जो JF-17 थंडर है वो लेने के लिए वो तैयार हैं और चाहते हैं कि लें, क्योंकि JF-17 थंडर जो है और JC-10 जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर धाक बिठाई है कि इंडिया के ऊपर वॉर के दौरान, और पूरी दुनिया में इसका एक चर्चा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मशहूरी है यूं कह लें। और पाकिस्तान के लिए जो है आगे डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन और सेल में भी बहुत अच्छे मौके और भी आएंगे। जी सर, पाकिस्तान की तैयारी तो ठीक है, उस तरह से अगर देखा जाए तो मुकम्मल है। अब सर आपका कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ पर कि बरतानिया ने अपने शहरियों को पाक भारत सरहदी इलाकों का सफ़र करने से रोक दी है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है, पाकिस्तान भारत की जंग हो सकती है और ऐसा कोई माहौल बन सकता है। तो सर आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा होने वाला है, हो सकता है ऐसा? क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी कहा जा रहा है कि करीब है और मोदी जिस तरह से महाजराई करना चाहता है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है, तो सर जंगी माहौल बनता नजर आ रहा है आपको? जी मिस, सबसे पहली बात तो ये कि जी ये जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी उसी सिलसिले की एक है कि वो एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं अपने लोगों को बताने के लिए कि हम अभी तक सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दे वेरी बैडली फेल्ड जो बुनियाल मरसूस में किया। जो आपने कहा कि जो कॉशन इशू किया गया है यूके की तरफ से, उनके बरतानिया की तरफ से कि उनके शहरी जो हैं वो ट्रैवल ना करें, आई थिंक वो हर कंट्री जो है थोड़ी सी ओवर कॉशियस होती है ऐसी सिचुएशन में। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के बारे में भी पहले भी बहुत सारी ऐसे नोटिफिकेशंस वगैरह कंट्रीज इशू करती रही, ट्रैवल एडवाइजरी जिसको कहते हैं कि आप फलां कंट्री में ना जाएं, पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें वगैरह वगैरह। कमिंग ओवर टू दिस पॉइंट कि जी क्या जंग हो सकती है, नहीं पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। जहाँ तक पॉसिबिलिटी लॉजिकल बात करते हैं तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, रीजनल इन्वायरमेंट और जो हजीमत उठानी पड़ी है इंडिया को, फिलहाल मैं नहीं समझता कि बहुत नियर फ्यूचर में वो दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे। हाउएवर आप रूल आउट तो कर नहीं सकते, आपने दुश्मन के सामने बिल्कुल भी कंप्लेसेंट तो होना नहीं होता, और ना ही आप दुश्मन के इंटेंट के ऊपर जाते हैं कि वो ज़बान से कोई बात करें या ना करें, आप जाते हैं उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर। तो जहाँ तक इंडिया की कैपेबिलिटी है वो तो है कि किसी वक्त भी वो जो है सिचुएशन को हाइप दे सकते हैं, किसी भी वाक़े को यूज़ करके वो कोई काम कर सकते हैं, इस तरह का जैसे उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान में स्ट्राइक्स पहले करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान, ख्वाह एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, सारे के सारे तैयार हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सारी की सारी जो है ना वो नब्ज़ पे हाथ रख के पाकिस्तान की भरपूर तैयारी है। अगर भारत कोई मिसएडवेंचर करता है तो यकीनी तौर पे उनकी जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद, दिफाई तज्ज़ियाकार। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें बताया। नाजरीन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, सांगड़ गैस फील्ड की पैदावार में इजाफा हुआ है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, पाकिस्तान ने ज़ेरे समंदर 23 नए तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की मंजूरी दे दी है। खुशाइंद इक़दाम है। दूसरी तरफ अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी, उनकी जानिब से ये इजहार किया गया और मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। इस पर बात करेंगे। अब्दुल हनान ग्लोबल माइनिंग एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान तो दिन ब दिन खुशखबरियाँ ही लेकर आ रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि
जेर ज़मीन जो 23 नए तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने की मंजूरी दी गई है। इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को हेल्प आउट भी करेंगी और सरमायाकारी भी करेंगी, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन इक़दामात को? थैंक यू ज़ैनब फॉर इनवाइटिंग मी इन द प्रोग्राम। देखें, पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमारे 3 मेजर बेसन है पाकिस्तान में। एक इंडस बेसन है, एक हमारे पास बलूचिस्तान बेसन और एक पशीन बेसन है। ऑफशोर का जो एरिया है ये रिलेटिवली मुश्किल होता है ड्रिलिंग के लिए, और अब तक तकरीबन 18 वेल ड्रिल हो चुके हैं। और इसमें आपको बताता चलूं कि बेसिकली जो समुंदर में ये जितनी भी बिडिंग हुई है ये खास तौर पे समुंदर के लिए हुई है, जिसको हम ऑफशोर कहते हैं। और इस बिडिंग राउंड में तकरीबन 41 ब्लॉक्स है, जिसमें से 23 के करीब जो है जिनकी बिड विन की गई है। और इन 23 ब्लॉक में से 18 ब्लॉक जो है एक्सक्लूसिवली मारी एनर्जीज के हैं, 2 ब्लॉक्स ओजीडीसी ने विन किए हैं, 2 ब्लॉक्स पीपीएल के हैं, ये बीजेबीज के साथ हैं। इस तरह एक ब्लॉक प्राइम एनर्जी ने किया है। इसके साथ जो एक नया काम है कि बहुत सी न्यू कंपनीज आई हैं, जिसमें टिपाओ है, टर्की पेट्रोलियम, इनोनियम और कलाई कंपनी है, यूनाइटेड एनर्जी पेट्रोलियम लिमिटेड है, ओशन पाकिस्तान है, फातिमा ग्रुप की कंपनीज है, और इसी तरह प्राइम ग्लोबल के नाम से कंपनीज है। इन कंपनीज ने मिलके ये जेबी किया है। और ऑफशोर में हमारे पास एक ऑफशोर है जिसको हम कहते हैं मकरान ऑफशोर, और दूसरा ऑफशोर है जिसको हम कहते हैं इंडस ऑफशोर, जिसमें ऑलरेडी वेल्स ड्रिल हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ हर्डल्स हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की जो स्टेट ऑन कंपनीज है, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, और गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटेट भी करे, क्योंकि जो लास्ट वेल 2019 में केकड़ा 1 वेल हुआ था जो कि अल्ट्रा डीप वेल था, तो ऑफशोर ड्रिलिंग में बहुत से टारगेट्स भी होते हैं। और इसमें जो हमारे पास अब तक के स्टेट्स हैं, ये एक बहुत नीड ऑफ टाइम डिसीजन था कि पाकिस्तान अपने ऑफशोर को ड्रिल करे, एक्सप्लोर करे। इसमें रीजनल स्टडीज रिक्वायर्ड होंगी। ऑलरेडी ग्लोबल मॉडल में अमेरिकन कंपनीज ने कुछ एनालिसिस भी किए हैं, लेकिन बेसिकली हमने जब यहाँ पे 2D या 3D साइस्मिक करेंगे और इन एरियाज को एवेल्युएट करेंगे, तो वी विल कम टू नो कि ये ब्लॉक्स कैसे हेल्प आउट करते हैं। तो ये बिडिंग राउंड एक बहुत अच्छा साइन था, क्योंकि बहुत अब्दुल्ला नान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने अमेरिकी कंपनी का जिक्र किया, तो सबसे पहले तो ये कि अमेरिकी कंपनीज का यहाँ पे आना और दिलचस्पी का इजहार करना और इन्वेस्टमेंट करना, इसको आप किस नजर से देखते हैं? और फिर ये कि सऊदीया और अमेरिका के अलावा अब फ्रांस ने भी अपनी इस दिलचस्पी का इजहार किया है, तो क्या आप ये समझते हैं कि वाकई ही अब इस पे मजीद पेशरफ्त होगी? मैं बिल्कुल, इमरान साहब, अगर आपको मैं बताऊं कि बेसिकली ये जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, ये साइकिल चाला कैसे। आप देखें 2020 के बाद रिकोटेक के बाद 2023 में पहला मिनट समिट हुआ, और लास्ट ईयर 2024 अप्रैल में माइनिंग समिट हुआ। इस समिट के बाद अगर आपको मैं 2 मिनट्स में एक स्टोरी बताऊं कि बैरिक ने 24-25 जून को एक डील की कोमुत्सो के साथ, जो जापानीज फर्म है, लार्ज स्केल इंस्ट्रूमेंटेशन जो हैवी मशीनरी के साथ। इसके बाद जुलाई में जो ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस पाकिस्तान में आते हैं, और BHP बिलिटन और जो दुनिया की ग्लोबल कंपनीज हैं, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को शो करते हैं। उसके बाद बैरी गोल्ड ने कोई $3.5 बिलियन की फाइनेंसिंग को प्रिक्योर किया अगस्त में, और अगस्त में ही 14 अगस्त को जो यूनाइटेड स्टेट क्रिटिकल मिनरल फोरम्स है और यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक मिनरल फोरम्स, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने पाकिस्तान में और क्रिटिकल मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट शो किया। फिर जापान मार्केट में आ गया। जापान के बाद पाकिस्तान ने फर्स्ट शिपमेंट जो उसका पार्ट जो था वो US भेजा, और इसके साथ अब कल की जो न्यूज है, फ्रांस टर्की ये कोलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें जो कॉमन चीज है, इस वक्त पूरी दुनिया में जो मेन कमोडिटी है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। हर मुल्क की अपनी नीड के मुताबिक उसकी लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स होता है। तो इसमें जो मेटेलिक रिसोर्सेज हैं, जिसमें गोल्ड है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, एंटीमनी है, रेयर अर्थ है, तो दुनिया में इस वक्त जितनी भी हाई टेक इंडस्ट्री है वो इन रेयर अर्थ मिनरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो US का बेसिकली जो डेडिकेटेड प्रोग्राम है, US स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड US क्रिटिकल मिनरल्स, तो इसी सीरीज में 2-3 विजिट्स पाकिस्तान में हुए हैं, और अभी नवंबर के स्टार्ट में जो प्रेसिडेंट थे US क्रिटिकल मिनरल फोरम के, वो पाकिस्तान आए, और हमारे जो मिनिस्टर साहब उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो ये अब्दुल्ला नान साहब, आपने ये जो स्टोरी सारी सुनाई है, माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेके तुर्की तक और फ्रांस से लेके सऊदीया तक ये सब यहाँ आ गए और इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह।
और यहाँ से आपने जो मादनियात है वो भी बता देंगे, ये सारी इंशाल्लाह निकलेंगी। असल इशू ये है कि मेरे जैसा एक आम पाकिस्तानी, एक आम बंदा ये जानना चाहता है कि ये जब सब कुछ होगा तो उसकी जिंदगी में क्या आसानी आएगी, उसको सोना सस्ता मिलेगा, उसको बिजली सस्ती मिलेगी, उसको तेल सस्ता मिलेगा, या उसको क्या फायदा होगा? बिल्कुल। देखिए जी, ये तो एक ऐसा माइनिंग साइकिल है जो कि काफी सालों पे मुहित होता है। आम बंदे के लिए फायदा तो ये ना जब हर चीज लीगलाइज हो। पहले ये होता था कि वी लिव इन पाकिस्तान और बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जो कि किसी और कमोडिटी के मद में बाहर एक्सपोर्ट हो रही थी। अब आपको मैं कल के एक रिसेंट आपको एक एम्बिग्विटी बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे जितने भी स्मॉल स्केल माइनर्स हैं उन्होंने लोकलाइज प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये एक अच्छा साइकिल है। क्योंकि अगर हम अपनी रॉ और को पहले चाइना को देते हैं या किसी और मुल्क को देते हैं तो उसमें लोकल इन्वेस्टर को इतना फायदा नहीं होता। जब हम अपनी रॉ और को लोकलाइज प्रोसेस करेंगे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और वो जीडीपी पाकिस्तान में ऐड होगा। अब देखें, आपका क्वेश्चन बड़ा बजा है, क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान में आना और ये एमओयू साइन करना ये असल काम नहीं है। असल काम ये है इमरान भाई कि हमें होमवर्क करना है कि बेसिकली रियल टर्म में इस इन्वेस्टमेंट का फायदा कब कैसे बिल्कुल होगा। अब्दुल हन्नान साहब, इम्प्लीमेंटेशन इनैक्टमेंट जो है वो मेन काम होता है और यकीनी तौर पे हमें होमवर्क भी करना चाहिए। बड़े मुआहदे भी हो रहे हैं, लेकिन एक ये भी बताइएगा, एक और खुशखबरी भी हमें मिली है कि गैस के ज़खायर में इजाफा हुआ है। ज़िला सांगड़ से गैस की पैदावार में इजाफा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि योमिया पैदावार में 5 MMCFD का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो इस इजाफे पर आप क्या तबसरा करेंगे? बिल्कुल, ये बेसिकली जो सांगड़ का एरिया है इसको हम अपने लोअर इंडस बेसिन में लोअर बदीन ब्लॉक कहते हैं। आपको बता दें दो वेल्स हैं। एक ओजीडीसी का बलोच 2 वेल है जिसमें ये सैम्बर फॉर्मेशन में और तकरीबन इनिशियल जो प्रोडक्शन है वो 350 बैरल ऑयल पर डे है और 50 मिलियन क्यूसिक फीट ऑफ मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस निकल रही है। दूसरी जो डिस्कवरी है वो पशाकी वेल है जो कि तकरीबन 2000 मीटर तक ड्रिल किया गया और उसमें से भी तकरीबन 1100 बैरल ऑयल पर डे निकल रहा है। सो ये बेसिकली हमारे नॉन रिजर्व हैं जिन पे ऑलरेडी जो स्टेट ऑन कंपनीज हैं, पीपीएल, ओजीडीसीएल, मारी एनर्जी, पीयूएल, ये काम कर रही हैं। लेकिन ये हमारी लोकल जो डेली डिमांड उसको मीट अप नहीं करता। इसीलिए जो ऑफशोर वेल है, ऑफशोर वेल में प्रोडक्शन के लिए जो बिडिंग हुई है ये एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है और ये स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, क्योंकि जो हमारी लोकल कंपनीज हैं दे हैव गॉट द बेस्ट स्किल, क्योंकि जो जियोलॉजिकल नॉलेज है वो बहुत जरूरी होता है इतने हाई डीप एरिया में जाकर ड्रिलिंग करने के लिए। सो इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं एक पॉइंट की तरफ वापस आऊंगा जो मैं होमवर्क कर रहा था। बेसिकली मैं एक मैसेज देना ही चाहता हूं। देखें, यूएस, जापान, फ्रांस, टर्की, सऊदीया, ये सारे पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट स्टेट ऑन माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वेज हैं, जितने भी रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हमने 3 स्टेप करने। एक तो हमने अपने आइडेंटिफाई करना और मैप करना हमारे पाकिस्तान के जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज क्या है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर हमने इनको एस्टिमेट करके इनकी रिपोर्टिंग करनी ताकि कोई भी इन्वेस्टर आए उसको हम रियल टाइम डाटा शो कर सकें। फिर हमने इसके अंदर प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन एडिशन को एडअप करना है, लाइक लिथियम कहां पे है, ग्रेफाइट कहां पे है, इसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है और ये पाकिस्तान की जो मिनरल्स हैं ये ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में कैसे शामिल होंगी। ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट ड्रिवन क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर्स हैं जिसमें हमें डेफिनेटली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट माइनिंग इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, पावर जनरेशन को गारंटीड करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और इसका फायदा क्या होगा कि ह्यूमन कैपेसिटी, टेक्निकल कैपेसिटी होगी, हमारा जो ट्रेड पॉलिसी है क्रिटिकल मिनरल्स की वो स्ट्रेंथन होगी। और इसमें टाइम लगता है लेकिन सारी बात आती है इंप्लीमेंटेशन से। तो ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि अब नेक्स्ट मिनरल समिट 2026 अप्रैल में डेट अनाउंस होगी जिसको पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम कहते हैं। तो बेसिकली हमें अपने रिसोर्सेज को फाइंड करना है, उसको सर्टिफाई करना है ग्लोबल मॉडल के ऊपर, लोकली प्रोसेस करना है, इंटीग्रेट करना है विद वेस्टर्न सप्लाई चेन की डिमांड रिसोर्सेज को सर्टिफाई करना है ग्लोबल मॉडल के ऊपर और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करवानी है, ये बड़ा जरूरी काम है। अब्दुल हन्नान साहब, शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें आइडेंटिफाई किया कि अभी आगे जाके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह से मैप आउट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मिनरल्स हैं और किस तरह से उनको सेपरेट करना है और किस तरह से इन तमाम तर जो चीज़ें हैं इनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।